किसी भी लोकतंत्र में शिक्षा केवल किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं होती। शिक्षा वह बुनियाद है जिस पर सामाजिक गतिशीलता, रोजगार के अवसर, राजनीतिक भागीदारी और नागरिकता की समझ खड़ी होती है। जो समुदाय शिक्षा में पीछे रह जाता है वो अक्सर आर्थिक अवसरों, नीति निर्माण के मेज और सार्वजनिक जीवन के केंद्र से भी दूर होता चला जाता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जहां हर धर्म, जाति और क्षेत्र की अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है, ये सवाल बार बार उठता है कि क्या शिक्षा के अवसर सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हैं। इस कड़ी में हम एक विशिष्ट लेकिन महत्वपूर्ण सवाल पर केंद्रित रहेंगे। भारत के मुसलमानों की शिक्षा की स्थिति क्या है, वे राष्ट्रीय औसत की तुलना में कहां खड़े और इसके पीछे के ढांचागत कारण क्या है। यह एपिसोड किसी नतीजे को साबित करने के लिए नहीं बनाया गया। इसका उद्देश्य है सरकारी रिपोर्टों, जनगणना के आंकड़ों, शैक्षणिक अध्ययनों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर एक तथ्य आधारित तस्वीर पेश करना। आप देख रहे हैं भारत का पहला इकलौता आंतरिक समाचार। स्वतंत्रता के बाद से भारत के मुसलमानों की शैक्षणिक स्थिति को समझने के लिए विभाजन की घटना को समझना जरूरी है। 1947 की विभाजन के दौरान मुस्लिम समुदाय के पढ़े लिखे, संपन्न और पेशेवर वर्ग का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान चला गया, जिससे भारत में बचे मुस्लिम समुदाय के भीतर शिक्षित नेतृत्व और मध्यम वर्ग की एक गंभीर कमी पैदा हो गई। इसका सीधा असर आने वाले दशकों में समुदाय के भीतर शैक्षणिक आकांक्षाओं और संसाधनों दोनों पर पड़ा। इसके साथ ही आजादी के बाद के दशकों में सामाजिक आर्थिक असमानता ने भी इस स्थिति को प्रभावित किया। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों में जहां मुस्लिम आबादी अपेक्षाकृत अधिक है, शैक्षणिक बुनियादी ढांचा राष्ट्रीय औसत से कमजोर रहा, जबकि केरल और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में स्थिति अलग रही है। यह क्षेत्रीय असमानता आज भी भारतीय मुस्लिम शिक्षा की तस्वीर को समझने की कुंजी है। 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री की पहल पर न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई, जिसका उद्देश्य भारत के मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को गहराई से अध्ययन करना था। 2006 में प्रस्तुत इस रिपोर्ट ने पहली बार ठोस आंकड़ों के साथ ये दिखाया कि मुसलमान भारत के सबसे वंचित समुदायों में से एक है। इट वॉज ए फैक्चुअल रिपोर्ट। हमने जब उस रिपोर्ट में बताया कि मुसलमान की, मान लीजिए, पॉवर्टी लेवल ये है या उसका लिटरेसी लेवल ये है, तो हर जुमला के साथ हमने कंपैरेटिव टेबल दिए। रिपोर्ट के अनुसार 2001 की जनगणना के समय मुसलमानों की साक्षरता दर 59.1% थी, जो राष्ट्रीय औसत 65.1% से काफी कम थी। यह भी सामने आया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के 1/4 मुस्लिम बच्चे या तो स्कूल नहीं जाते थे या बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके थे, और केवल 50% ही मिडिल स्कूल पूरा कर पाते थे, जबकि राष्ट्रीय औसत 62% था। उच्च शिक्षा में स्थिति और भी चिंताजनक थी। रिपोर्ट के अनुसार 20 वर्ष से अधिक आयु के मुसलमानों में स्नातक या डिप्लोमा धारकों का अनुपात केवल लगभग 4% था, जबकि राष्ट्रीय औसत 7% के आसपास था। समिति ने यह भी अनुमान लगाया कि स्नातक कार्यक्रमों में हर 25 में से केवल एक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में हर 50 में से केवल एक विद्यार्थी मुस्लिम समुदाय से था। सच्चर समिति की रिपोर्ट इसलिए ऐतिहासिक मानी जाती है क्योंकि इसने पहली बार धारणाओं और आरोप प्रत्यारोप की जगह ठोस सरकारी आंकड़ों के आधार पर बहस को खड़ा किया। इसने यह भी स्पष्ट किया कि मुसलमानों की पिछड़ी स्थिति किसी विशेष रियायत या तुष्टीकरण का नतीजा नहीं, बल्कि वास्तविक वंचक का प्रमाण है। रोजगार, शिक्षा, बैंक लोन और सरकारी सेवाओं सभी क्षेत्रों में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के लगभग 2 दशक के बाद तस्वीर में कुछ बदलाव आया है। हालांकि 2011 के बाद जनगणना न होने के कारण धर्म आधारित नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों की एक सीमा बनी हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के मुसलमानों की साक्षरता दर 68.5% थी, जबकि उसी आयु वर्ग के लिए अखिल भारतीय साक्षरता दर 73.0% थी। इस तरह 2001 से 11 के बीच मुस्लिम साक्षरता दर में 9.4% अंकों की वृद्धि दर्ज हुई थी। तुलना के लिए हिंदुओं की साक्षरता दर 73.3% थी, सिखों की 75.4%, ईसाइयों की 84.5% और जैनों की 94.9%, यानी करीब करीब 95%। हाल के श्रम बल सर्वेक्षणों के अनुसार यह अंतर घटा तो है, पर बना हुआ है। PLFS 2023-24 के अनुसार मुसलमानों की साक्षरता दर 79.5% रही, जबकि सभी धर्मों के लिए यह आंकड़ा 80.5% था। शिक्षा मंत्रालय की UDISC+ पोर्टल के आंकड़ों के विश्लेषण से एक चिंताजनक प्रवृत्ति सामने आती है। 2021 और 22 के UDISC+ आंकड़ों पर आधारित विश्लेषण के अनुसार प्रारंभिक स्तर कक्षा 1 से 8 के बाद अगले स्तर पर बने रहने वाले मुस्लिम विद्यार्थियों का अनुपात केवल 76.37% था, जबकि राष्ट्रीय औसत 81.2% था।
यह अंतर लैंगिक आधार पर और बढ़ जाता है। इसी विश्लेषण के अनुसार मुस्लिम लड़कियों की प्रारंभिक स्तर पर रिटेंशन दर केवल 72.78% रही, जबकि मुस्लिम लड़कों में यह 80.23% रहा। उच्च शिक्षा में अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE के आंकड़े इस तस्वीर को और स्पष्ट करते हैं। 2021 और 22 में भारत में उच्च शिक्षा में कुल 4,32,68,181 विद्यार्थी नामांकित थे, जिनमें केवल 21,08,033 यानी 4.87% मुस्लिम विद्यार्थी थे, जबकि मुसलमान देश की आबादी के लगभग 14%। शिक्षावादी अरुण सिंह मेहता के विश्लेषण के अनुसार 2019 और 2020 में शिक्षा में कुल नामांकन में मुस्लिम विद्यार्थियों की हिस्सेदारी 5.45% थी, जो 2020 और 2021 में घटकर 4.64% रह गई। यानी कोविड काल के बाद के वर्षों में एक ध्यान देने योग्य गिरावट दर्ज हुई। मुसलमानों का सकल नामांकन अनुपात GER 2016 और 2017 के 8.24% से बढ़कर 2020 और 21 में 8.91% हुआ, लेकिन यह राष्ट्रीय औसत 27.3% से बहुत नीचे था। आंकड़े ये भी दिखाते हैं कि यह स्थिति पूरे देश में एक जैसी नहीं है। जम्मू कश्मीर, जो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां उच्च शिक्षा में मुस्लिम विद्यार्थियों की हिस्सेदारी 34.5% है, जबकि केरल में लगभग 14.36% और पश्चिम बंगाल में लगभग 12.33% है। इसके उलट कई राज्यों में यह हिस्सेदारी बेहद कम है। ये दर्शाता है कि भारतीय मुसलमान एक अखंड समूह नहीं, बल्कि क्षेत्र, भाषा और आर्थिक स्थिति के आधार पर बटा हुआ विविध समुदाय है। आंकड़े केवल परिणाम बताते हैं, कारण नहीं। शोधकर्ता और नीति विश्लेषक कई आपस में जुड़े हुए कारणों की ओर इशारा करते हैं। मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में कम आय वाले कामों में लगा हुआ है। जब परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, तो बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों की पढ़ाई सबसे पहले प्रभावित होती है। या तो उन्हें घरेलू काम में लगा दिया जाता है, या कमाई में हाथ बटाने के लिए स्कूल छुड़वा दिया जाता है। बड़ी संख्या में मुस्लिम बच्चे ऐसे परिवारों से आते हैं जहां माता पिता स्वयं औपचारिक शिक्षा से नहीं गुजरे। ऐसे में घर में पढ़ाई का माहौल, मार्गदर्शन और शैक्षणिक आकांक्षा बनाना कठिन होता है, और स्कूल छोड़ने की दर स्वाभाविक रूप से अधिक होती है। कई अध्ययनों में ये पाया गया है कि जिन इलाकों में मुस्लिम आबादी अपेक्षाकृत अधिक है, वहां अक्सर सरकारी स्कूल, कॉलेज और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थानों की संख्या राष्ट्रीय औसत से कम है। सच्चर समिति ने भी उल्लेख किया था कि मुस्लिम बहुल इलाकों में शैक्षणिक ढांचे में स्पष्ट कमी है। आर्थिक कारणों से मुस्लिम परिवार अक्सर निजी, महंगे और बेहतर संसाधन वाले स्कूलों की बजाय कमजोर सरकारी स्कूलों पर निर्भर रहते हैं, जिससे सीखने के परिणाम प्रभावित होते हैं। भारत में उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों तक पहुंचने का एक बड़ा रास्ता प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं से होकर जाता है, और इनकी तैयारी के लिए महंगी कोचिंग संस्थाएं जरूरी मानी जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम परिवारों के लिए यह तंत्र अक्सर पहुंच से बाहर रहता है, जिससे प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाने की समस्या बनी रहती है। जैसा ऊपर बताया गया कि उत्तर भारत के कुछ राज्यों और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच मुस्लिम शिक्षा की स्थिति में बड़ा अंतर है, जो राज्य सरकारों की नीतियां, स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचों से जुड़ा हुआ है। कई अध्ययनों में मुस्लिम विद्यार्थियों द्वारा स्कूल में भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करने की बात भी सामने आई, जो उनके आत्मविश्वास और स्कूल में बने रहने की इच्छा को प्रभावित कर सकता है। भारतीय सार्वजनिक विमर्श में अक्सर यह धारणा बनाई जाती है कि मुस्लिम बच्चों की एक बड़ी संख्या मदरसों में पढ़ती है, और यही उनके शैक्षणिक पिछड़ेपन की मुख्य वजह है। आंकड़े इस धारणा का समर्थन नहीं करते। NCAER ने 2006 में बताया था कि स्कूल जाने योग्य आयु के केवल लगभग 4% मुस्लिम विद्यार्थी मदरसों में नामांकित थे। सच्चर समिति ने भी राष्ट्रीय स्तर पर मदरसों और मकतबों में मिलाकर 6.3% से अधिक मुसलमानों के न होने और स्कूल जाने योग्य आयु के केवल लगभग 3% मुस्लिम बच्चों के मदरसों में पढ़ने की पुष्टि की थी। अधिक हालिया आंकड़े भी इसी दिशा में इशारा करते हैं। शिक्षाविद अरुण सिंह मेहता की स्टेट्स ऑफ मुस्लिम एजुकेशन इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 शैक्षणिक वर्ष में लगभग 20 लाख विद्यार्थी मदरसों में नामांकित थे, जो कुल मुस्लिम विद्यार्थी आबादी का मात्र 2.99% था। यानी भारतीय मुस्लिम बच्चों का विशाल बहुमत 95% से अधिक मुख्य धारा के स्कूलों में ही पढ़ता है, ठीक वैसे ही जैसे बाकी समुदायों के बच्चे। इसका अर्थ ये भी है कि शैक्षणिक पिछड़ेपन का मुख्य स्रोत मदरसा व्यवस्था नहीं, बल्कि मुख्य धारा की स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता, पहुंच और रिटेंशन से जुड़ी वही चुनौतियां हैं जो पिछले खंड में चर्चा की गई। Yes. Which class you are studying? I'm studying in Fazilat last year. I'm pursuing my last year. मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा भारतीय शिक्षा बहस का एक विशेष रूप से संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलू है।
पुराने आंकड़ों में मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर चिंताजनक रही। कुछ अध्ययनों में मुस्लिम महिलाओं की निरक्षरता दर लगभग 48% तक बताई गई। विशेष रूप से तकनीकी और उच्च शिक्षा में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी बेहद कम रही। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि सच्चर समिति ने भी रेखांकित किया था कि मुस्लिम महिलाओं की साक्षरता दर अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं से बेहतर रही और सामुदायिक स्तर पर शिक्षा पर बढ़ते जोर के साथ मुस्लिम नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। हाल के AISHE विश्लेषण में एक सकारात्मक प्रवृत्ति दिखती है। उच्च शिक्षा में मुस्लिम महिलाओं का नामांकन अनुपात मुस्लिम पुरुषों से आगे निकल गया है, जो व्यापक राष्ट्रीय प्रवृत्ति से मेल खाता है, जहां महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात पुरुषों से आगे निकल चुका है। फिर भी चुनौतियां बनी। शिक्षा और रोजगार का सीधा संबंध। मुस्लिम प्रतिनिधित्व की कमी का असर श्रम बाजार पर भी दिखता है। सच्चर समिति ने पहले ही बताया था कि सरकारी नौकरियों में मुसलमानों की हिस्सेदारी मात्र 6.4% थी, जबकि रेलवे में यह 4.5% थी और इनमें से 98.7% निचले स्तर के पदों पर थे और भारत की एलिट सिविल सेवा में मुसलमानों की हिस्सेदारी केवल 3.2% थी। यह तब था जब मुस्लिम आबादी देश की आबादी का लगभग 14% थी। आज भी उच्च शिक्षा में कम प्रतिनिधित्व, विशेष रूप से इंजीनियरिंग, मेडिसिन और प्रबंधन जैसे पेशेवर पाठ्यक्रमों में सीधे तौर पर बेहतर वेतन वाले औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों तक पहुंचने को सीमित करता है। इससे एक चक्र बनता है, कम शिक्षा, कम औपचारिक रोजगार, कम आय और अगली पीढ़ी के लिए फिर वही सीमित संसाधन, जब तक कि कोई सशक्त हस्तक्षेप चाहे नीतिगत हो या सामुदायिक हो इस चक्र को तोड़ न दे। फिर भी यह ध्यान देने योग्य है कि मध्यम और उच्च मध्यम वर्गीय मुस्लिम परिवारों में, विशेष रूप से शहर केंद्रों में, प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं और पेशेवर शिक्षा की ओर रुझान बढ़ा है। जैसा कि मदरसा पृष्ठभूमि से मुख्य धारा के पेशों में जाने वाले विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या से भी संकेत मिलता है। सच्चर समिति की सिफारिशों के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने अल्पसंख्यक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिनमें से कईयों को आज की सरकार ने बंद भी कर दिया है। प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम छात्रवृत्ति योजनाएं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, जो कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा तक विद्यार्थी को आर्थिक सहायता दिया करती है। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन यह संस्था अल्पसंख्यक समुदाय में शैक्षणिक बुनियादी ढांचे और छात्रवृत्तियों के लिए काम करती है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ये योजना अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में स्कूल, छात्रावास और अन्य बुनियादी ढांचा विकसित करने पर केंद्रित है। सच्चर समिति ने एक समान अवसर आयोग, इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाने की भी सिफारिश की थी, ताकि रोजगार और शिक्षा में भेदभाव की शिकायतों की निगरानी हो सके। हालांकि कई विश्लेषकों और रिपोर्टों का कहना है कि सच्चर समिति की कई महत्वपूर्ण सिफारिशें, जैसे समान अवसर आयोग की स्थापना, पूरी तरह लागू नहीं हो सकी। अर्थशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों के बीच इस मुद्दे पर विविध दृष्टिकोण मौजूद है। कुछ अर्थशास्त्री इसे मुख्यतः वर्ग और गरीबी की समस्या मानते हैं। उनका तर्क है कि निम्न आय वर्ग में शिक्षा के समान संघर्ष हिंदू, मुस्लिम, दलित सभी समुदायों में देखे जाते हैं और मुस्लिम पिछड़ापन इसी व्यापक गरीबी चक्र का हिस्सा है। दूसरी ओर कुछ समाजशास्त्री इसमें सामाजिक बहिष्करण और भेदभाव की भूमिका को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। ये तर्क देते हुए कि आर्थिक कारक अकेले पूरी तस्वीर नहीं बताते। स्कूलों में मुस्लिम विद्यार्थियों के साथ पूर्वाग्रह और रेसिडेंशियल सेग्रीगेशन जैसे कारक भी असर डालते हैं। नीति विशेषज्ञों के बीच एक और बहस ये है कि क्या लक्षित हस्तक्षेप यानी टारगेटेड इंटरवेंशन जैसे विशेष छात्रवृत्तियां पर्याप्त हैं, या मुस्लिम बहुल इलाकों में सामान्य बुनियादी ढांचा विकास जो अप्रत्यक्ष रूप से मुसलमानों को लाभ पहुंचाए अधिक प्रभावी और राजनीतिक रूप से टिकाऊ रणनीति होगा। सच्चर समिति ने स्वयं इस बात पर जोर दिया था कि इक्विटी आधारित विकास यानी वंचित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना धार्मिक आधार पर विशेष रियायत देने से अधिक व्यवहारिक और स्वीकार्य रास्ता हो सकता है। आंकड़े मिलाकर देखने पर एक जटिल लेकिन स्पष्ट तस्वीर उभरती है। भारतीय मुसलमानों ने पिछले 2 दशकों में साक्षरता और स्कूल नामांकन के मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति की। साक्षरता दर में हुई 9.4% अंकों की वृद्धि इसका प्रमाण है, लेकिन यह प्रगति राष्ट्रीय औसत तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। उच्च शिक्षा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व कुल नामांकन का लगभग 5% है, जनसंख्या अनुपात से काफी कम, और हाल के वर्षों में इसमें गिरावट भी दर्ज हुई है। स्कूली स्तर पर रिटेंशन विशेष रूप से मुस्लिम लड़कियों के लिए राष्ट्रीय औसत से पीछे है। साथ ही ये भी स्पष्ट है कि मदरसा व्यवस्था इस पिछड़ेपन की मुख्य वजह नहीं। 95% से अधिक मुस्लिम बच्चे मुख्य धारा के स्कूलों में पढ़ते हैं। तो क्या ये मुद्दा मूलतः धार्मिक है, आर्थिक है, सामाजिक है या ढांचागत क्या है? आंकड़े बताते हैं कि इन सभी का मिला जुला रूप गरीबी, प्रथम पीढ़ी की शिक्षा की चुनौतियां, क्षेत्रीय असमानता, बुनियादी ढांचों की कमी
और कुछ हद तक सामाजिक बहिष्करण, सभी एक साथ मिलकर यह परिणाम रचते। ये पैटर्न पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए अनोखा नहीं है। भारत के अन्य वंचित समुदाय भी समान चुनौतियों से जूझते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के मामले में इसका पैमाना और निरंतरता विशेष ध्यान की मांग करती है। इस कड़ी को हम उस सवाल के साथ समाप्त करते हैं जिससे शुरुआत हुई थी, क्या भारत में शिक्षा के अवसर वास्तव में समान हैं, और यदि नहीं तो इसका सबसे अधिक प्रभाव किन समुदायों पर पड़ता है। आप देख रहे थे द मुस्लिम क्वेश्चन, चैनल का नाम है रियाज। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।